हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास में मौर्य युग मौर्यकालीन प्रमुख कर का हम अध्ययन करेंगे। भाग कर कृषि उत्पादन का हिस्सा होता था। कर ये नगद कर होता था। परिग एकाधिकार कर होता था। प्रतिकर ये प्रोडक्ट के रूप में देय कर होता था। प्रवेश ये आयात कर होता था। विष्टीय श्रम कर होता था। सेतु ये फल फूल पर लिया जाने वाला कर होता था। बलि ये अतिरिक्त उपज पर कर होता था। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष पन्या अध्यक्ष ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। पोतवा अध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। सुरा अध्यक्ष शराब मदिरा का अध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष होता था। सूत्रा अध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवा अध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष ये चरागाह का अध्यक्ष होता था। अक्षपटला अध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। पतना अध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। शुल्का अध्यक्ष चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न प्रांतों में किया गया था। प्रांतों के प्रधान कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। वे राजकुल से संबंधित होते थे। उनकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। किनकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी? ये प्रांतों के कुमार आर्यपुत्र कहलाते थे और इनकी जो होती थी नियुक्ति वो राजा द्वारा होती थी। कुमार की नियुक्ति। मौर्यकालीन प्रांत मौर्यकालीन प्रांत में प्रांत उदीच्य उत्तरापद जिसे कहते थे, इसका प्रमुख तथ्य इससे रिलेटेड इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। किसमें? उत्तरापद में। और राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापद की राजधानी दक्षिण भारत के प्रदेश सम्मिलित थे इसमें दक्षिणापद में। और राजधानी थी स्वर्णगिरी। प्राच्य या प्राची ये पूर्वी भारत में स्थित था और पाटलिपुत्र राजधानी थी। पाटलिपुत्र से ही सम्राट मगध और समस्त उत्तरी भारत पर शासन करता था। पाटलिपुत्र से वहीं से वो शासन कार्य देखता था। जिला प्रशासन ये प्रांत जो थे जिलों में विभक्त थे मौर्य काल में, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था और इसका प्रमुख जो होता था वो विषयपति कहलाता था। जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी पदाधिकारी प्रादेशिक तथा रज्जु होते थे। प्रादेशिक कानून व्यवस्था से जुड़ा था। प्रादेशिक अधिकारी यह भू राजस्व वसूली से भी संबंधित था क्योंकि वह कार्य भी देखता था भू राजस्व का। रज्जुक नामक अधिकारी विशेष रूप से न्यायिक कार्यों से संबंधित था। जिला तथा ग्राम प्रशासन के बीच एक और प्रशासनिक इकाई थी संग्रहण, जिसमें 10 गांवों का समूह होता था और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी गोप होता था, गोप कहलाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। वह ग्राम के निवासियों द्वारा निर्वाचित और गैर वेतनभोगी होता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी करता था। यह था मौर्य काल का ग्राम प्रशासन। गुप्तचर प्रशासन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर की व्यवस्था की विशेष चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है, जिसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। और भ्रमणशील जो घूम घूम कर कार्य करते थे वह उन गुप्तचरों को संचरा कहा गया है। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी गुप्तचर का कार्य करती थी मौर्य काल में। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में क्या था? प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग विभाग था जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे और 6 समितियों में अलग विभाग था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सेना का सेनापतित्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नगर प्रशासन क्या था कि मेगास्थनीज के विवरण के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख के अनुसार, एक तो मेगास्थनीज का विवरण और एक अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख नगर प्रशासन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। नगर प्रशासन की जानकारी इनसे मिलती है। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था, जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई और सुरक्षा था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। न्याय प्रशासन था मौर्य काल का। मौर्य काल में राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णयों के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन है, जिसे चतुष्पद कानून कहा गया है। एक तो था धर्म, ये सार्वभौमिक कानून था। व्यवहार, ये पुराने निर्णयों के आधार पर दिए गए निर्णय इसमें होते थे। चरित्र था एक, इसमें गांव के अपने रीति रिवाज और परंपरा को ध्यान में रखकर निर्णय रखे जाते थे। चौथा था राजशासन, जो राजा द्वारा बनाया गया कानून था और अन्य तीनों से ऊपर था। ये मौर्य काल में लोह उपकरणों की बढ़ती संख्या से कृषि में बेहतर जुताई के संकेत मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से बड़ी संख्या में मौर्य युग के लोह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य युग के लोह निर्मित उपकरण अतरंजी खेड़ा से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। राजकीय भूमि सीता भूमि कहलाती थी। सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत इसका विकास किया जाता था। प्रमुख व्यापारिक संगठन थे मौर्य युग के श्रेणी, ये शिल्पियों का संगठन था। निगम, ये व्यापारियों का संगठन था। संघ, ये देनदारों या महाजनों का संगठन था। सार्तवाह, ये कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी होता था। अनाज से संबंधित था सार्तवाह व्यापारी। अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के अधीन था। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का कुमारामात्य था। कुमारामात्य की सहायता के लिए महामात्र नामक अधिकारी होते थे। परवर्ती काल में तीर्थ की जगह महामात्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। अशोक के बराबर की पहाड़ी में कुछ गुफाओं को निर्मित कर आजीविकों को दान में देने की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार उसके पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान दी है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के छठे शिलालेख में उल्लेख है कि अधिकारी तब भी उससे मिल सकते हैं जब वो अपने शयन कक्ष में हो। अशोक के छठे शिलालेख में अशोक ने मास की अभिलेख में खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। मास की अभिलेख में भाबरू, जो बेराट अभिलेख जयपुर में स्थित था, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख है। नेत्तूर, उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। एरेगुड़ी, इस अभिलेख में लिखने की शैली बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है, बुस्ट्रोफेडन प्रकार से। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नियार्कस ने कहा है। ये नाम किसने दिया है? सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोप्टस नाम नियार्कस ने दिया है। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया है। एंड्रोकोटस ने कहा है एपियानस। एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को किसने कहा है? एपियानस और प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध 305 से 304 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए थे। एक तो एरिया, हेरात, अराकोशिया जो कंधार में था, जेड्रोशिया जो मकरान तट पर था, पेरिपिनिस दाई काबुल में था। इस प्रकार से 4 राज्य दहेज में दिए थे। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा। इसका एक नाम सियसियन भी मिलता है बिंदुसार का। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्दरा मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर निम्नलिखित वस्तुओं की मांग करी थी। एंटियोकस प्रथम से, जो कौन था? सीरिया का शासक था, उसे निम्नलिखित वस्तुएं मांगी थी: अंगूरी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। इसका वर्णन एथिनियस ने किया है। मिस्र शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार धर्म सहिष्णु शासक था। दिव्याउदान में उल्लेख है कि आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से बिंदुसार के मधुर संबंध थे। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी नाम की उसकी पत्नी का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से अशोक की पत्नियों असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता का नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती का और 2 पुत्रों
कुणाल और महेंद्र का उल्लेख है। अशोक के तीसरे पुत्र जालोक का उल्लेख है राज तरंगिणी में, और प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख है।